तो वोट चोरी का विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चुनाव आयोग ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की वोट चोरी और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाए गए आरोपों पर जोरदार पलटवार किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए दो टूक कहा, हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ है कि ये सारे आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा कि बिना किसी सबूत के योग्य वोटर का नाम नहीं कटेगा। चुनाव आयोग हर मतदाता के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या और सारे मीडिया के सामने ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार है और आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, इतने आरोपों के बाद चुनाव आयोग शांत रहे, ऐसा संभव नहीं। उन्होंने हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। ये तमाम बड़ी बातें बोली। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, राहुल गांधी पर चुनाव आयोग का बेहद बड़ा हमला देखने को मिला। वोट चोरी पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। आरोप लगाने वालों को देश से माफी मांगनी होगी। 7 दिन में आरोप लगाने वालों को हलफनामा देना होगा। बार बार बोलने से झूठ सच नहीं होता, ये चुनाव आयोग ने बोला है। या तो हलफनामा देना होगा या माफी मांगनी होगी। ये 2 विकल्प ईसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले भी रखे थे राहुल गांधी के आगे, लेकिन अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जब ये वोट चोरी के तमाम आरोपों को उन्होंने दरकिनार कर दिया है और इसके बाद चुनाव आयोग ने यह बेहद बड़ा हमला राहुल गांधी पर बोला है। वोट चोरी पर चुनाव आयोग ने बेहद बड़ा जवाब दिया। आरोप लगाने वालों को देश से माफी मांगनी होगी। 7 दिन में आरोप लगाने वालों को हलफनामा देना होगा। बार बार बोलने से झूठ सच नहीं होता है। और आज से नहीं, 75 सालों से उस विरासत से, कर्मठता से कार्य करने वाले चुनाव आयोग के ऊपर अगर निराधार आरोप आप मतदाता सूची और मतदान को मिला के और जनता के सामने अगर ये कहें कि चोरी हो रही है तो ये गलत बात है। जनता सब समझती है। किसी व्यक्ति के अगर 2 जगह वोट भी हों तो भी वो एक ही जगह वोट करने जाता है। 2 जगह वोट करना कानूनी अपराध है। और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है तो सबूत तो चाहिए। सबूत मांगा था, मिला नहीं। तो वोटर लिस्ट के मसले पर राहुल गांधी बिहार में जहां यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को नोटिस भेज दिया है। 7 दिन के भीतर जवाब मांगा है, यानी कि मामला अब ईसी वर्सेस राहुल गांधी का हो गया है और राहुल गांधी को ईसी का जवाब भी मिल गया है। वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी पर चुनाव आयोग ने बेहद बड़ा हमला किया है। वोट चोरी पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। आरोप लगाने वालों को देश से माफी मांगनी होगी। 7 दिन में आरोप लगाने वालों को हलफनामा देना होगा। बार बार बोलने से झूठ सच नहीं होता, ये चुनाव आयोग का बयान। झूठे आरोपों से चुनाव आयोग नहीं डरने वाला। चुनाव आयोग के लिए ना कोई पक्ष ना कोई विपक्ष, मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही है। ये तमाम जवाब कल ईसी देता हुआ नजर आया है राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को लेकर, और ये बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। चुनाव आयोग और राहुल गांधी के बीच में सीधा टकराव सामने आया है। राहुल गांधी ने चुनाव के कुछ आंकड़े दिखाकर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे और इसके जवाब में मुख्य चुनाव आयुक्त तो पूरी तैयारी के साथ मीडिया के सामने आए और राहुल गांधी के दावों का खंडन किया। हालांकि विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग के जवाब से खुश नहीं हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव जैसे विपक्षी नेताओं का कहना है कि वोट हमारा अधिकार है और हम लोकतंत्र को मिटने नहीं देंगे। इसी तरीके से तमाम रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं और तमाम विपक्षी दल के जो नेता हैं वो फिलहाल इसके खिलाफ। देखिए, भाजपा के लोग लगातार जो है संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं और संविधान को, लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और हम लोग हर किस जो है, बिहार की धरती जो है लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र को भाजपा यहाँ से, बिहार से ख़त्म करेगी, जो लोकतंत्र की जननी है। हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग हर एक लड़ाई लड़ेंगे
जहां लड़ना पड़े लड़ेंगे और अपने मतदाताओं का जो मत का अधिकार जो संविधान में मिला है उसको हम लोग मिटने नहीं देंगे। हर बिहारी अपना वोट डालेगा, ये हम लोग सुनिश्चित करने के लिए यात्रा पर आज से हम लोग जा रहे हैं। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो है यात्रा में, राहुल गांधी जी आ रहे हैं और लालू जी जो है हरी झंडी दे करके हम लोगों को रवाना करेंगे। देखिए, हम एक उम्मीद और एक आशा जो है बढ़ी है, उम्मीद की किरण जो है बढ़ी है। हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है बिहार के लोगों के साथ न्याय करेगी। वोट का अधिकार है और हम लोकतंत्र को मिटने नहीं देंगे और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ की हैं, आगे भी करते रहेंगे, मिटने नहीं देंगे। तो लालू यादव और तेजस्वी यादव को आपने सुना। अब ईसी वर्सेस राहुल गांधी ये पूरी लड़ाई हो चली है। एसआईआर जिसको लेकर जवाब देने की मांग लगातार ईसी से की जा रही थी, अब वोट चोरी को लेकर भी जवाब देने की मांग की जा रही थी। अब जब ईसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये तमाम तथ्य सामने पेश किए हैं, उसके बाद माफी की मांग, हलफनामे की मांग लगातार की जा रही है। आइए इसी को लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ रवि अरोड़ा जो कि राजनीतिक विश्लेषक है और हिमांशु भट्ट जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले रवि अरोड़ा जी, मैं आपके पास आऊंगी। लगातार एसआईआर को लेकर यात्रा निकाली जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, वोट चोरी को लेकर भी जो तमाम सबूत पेश किए गए थे राहुल गांधी के द्वारा, लेकिन सभी को खारिज करते हुए अब ईसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब ईसी वर्सेस राहुल गांधी की ये पूरी लड़ाई हो चली है। जी बिल्कुल, ईसी ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि अब जिस प्रकार से वोट चोरी की ये बात बार बार विपक्ष कर रहा है, यह बर्दाश्त से बाहर है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने साफ कहा है, हमारे लिए कोई पक्ष नहीं, कोई विपक्ष नहीं। अगर आप कोई भी पार्टी रजिस्टर्ड कराते हैं तो हमारे पास आते हैं, हम उसे रजिस्टर्ड करते हैं, हमारे लिए सभी बराबर है। और यह बात सच भी है। आप समझिए, क्या देश इस बात को नहीं समझता कि क्या इलेक्शन कमिश्नर अगर चाहे तो मतलब किसी की भी सरकार बना दे? ऐसा संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं हो सकता। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन ने आपको टाइम दिया है 1 महीने का, आप आइए। अभी भी 15 दिन पड़े, उन्होंने कहा है हमारे पास आइए। आपको लगता है अगर किसी का नाम कटा है, अगर किसी कोई टेस्ट सूची में अगर उसका नाम गया है तो आप सबूत लेकर आइए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और हम पर आरोप लगाते हैं, आप हल्फनामा दीजिए। 7 दिन का टाइम उनको नोटिस दिया गया है, राहुल गांधी जी को। आपको 7 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप हमारे पास आइए और हमें हल्फनामा दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके सभी आरोप निराधार समझे जाएंगे। मतलब साफ है कि जिस प्रकार का क्या पब्लिक के बीच में एक प्रोपेगेंडा खेलकर विपक्षी पार्टियां बिहार चुनावों में एक एजेंडा बनाना चाहती हैं, इसको लेकर इलेक्शन कमीशन को लगता है और देश को भी लगता है कि ये जो संवैधानिक संस्थान हैं उन पर आरोप लगाना बिना किसी तथ्य, बिना किसी सबूत के। देखिए, आपके पास सबूत है, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, वहां बताइए उनको कि हमारे पास ये सबूत है, लेकिन सबूत कुछ नहीं है। जनता के बीच में जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, हम जनता के बीच में जाएंगे। जनता भी तो वही मांगना चाहती है, जनता भी वही चाहती है कि आप इलेक्शन कमीशन को आज पीसी करनी पड़ी, क्योंकि उसे लग रहा है कि जिस प्रकार के उनके कंधे पे, उन्होंने यह कहा भी है कि उनके कंधे पर बंदूक रखकर आप चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन ऐसा करके कहीं ना कहीं आपको याद दिलाना चाहती है इलेक्शन कमीशन। मैं समझता हूं कि आपको याद होगा 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के एक डिसीजन पर रोक लगाई थी 50 साल पहले, जिसमें इंदिरा गांधी जी का रायबरेली से चुनाव खारिज कर दिया गया था क्योंकि उसमें धांधली के आरोप थे। उसके बाद 25 जून को, जबकि उनको सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आप प्रधानमंत्री बनी रह सकती हैं और चुनाव खारिज ना किए जाए, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। लेकिन 25 जून को 1975 को इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी थी। मतलब आप जब सत्ता में थे तो आपने किस प्रकार से संविधान को चलाया पूरा देश जानता है। और आप कहते हैं हम लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। आज सभी, अभी लालू प्रसाद यादव जी को मैं सुन रहा था आपके चैनल पे, वो कह रहे लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। उनके राज्य में जो उनका शासन था, कैसे बिहार में जंगल राज हुआ करता था, पूरा देश जानता है, पूरा बिहार जानता है। और सुशासन बाबू जब आए उसके बाद राहत मिली, यह ठीक है। पिछले कुछ समय से वहां पे यूपी बिहार में अपराध बढ़ा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो दुहाई दे रहे हैं लोकतंत्र की, जो दुहाई दे रहे हैं संवैधानिक संस्थानों पर जो आरोप लगाते हैं, जो कहते हैं सीबीआई ईडी का गलत से इस्तेमाल हो रहा है, ये इस्तेमाल अगर आप कहते हैं आज हो रहा है तो ऐसा नहीं है। ये शुरुआत आपके शासन से ही शुरू हुआ।
70 साल आपने, कई दशकों तक आपने शासन किया, आज आप कुछ राज्यों में सिमट कर रह गए। क्यों? आखिर देश की जनता मैंडेट देती है, देश की जनता सड़कों पर उतरती है। जब भारत के प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जाते हैं तो पता चलता है कि हमारी छवि वहां पर क्या है, क्या आज विदेश नीति है भारत की। आज भारत डरता नहीं, भारत दबता नहीं। भारत की अर्थव्यवस्था चौथी देश, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां कहती है कि एंटी इनकम बैंसी के बावजूद भी ये सत्ता में आ जाती है। मतलब ऐसे सवाल खड़े करके आप जो है संवैधानिक संस्था पे आरोप लगा रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन इसके अंदर खेल खेल रहा है और उनका साथ दे रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो अपने इन बिहार के चुनावों में अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए सारा प्रोपेगेंडा कर रही है। इस यात्रा से 16 दिन आप बिहार में रहेंगे। मैं समझता हूँ 118 वहां के जो है वहां की विधानसभाओं में आप जाएंगे, लेकिन आपको यह नहीं पता कि आपको जो सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि आप सबूत लाइए, वो चुनाव आयोग कह रहा है कि आप हलफनामा दीजिए, हमें सबूत दीजिए, हम दिखाएंगे, आप कैमरे के सामने आइए। लेकिन कहीं ना कहीं आरोप लगाकर कांग्रेस पार्टी एक प्रोपेगेंडा खेल रही है। मुझे लगता है इससे कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि यह बिहार के विकास में कुछ नई बात नहीं होगी। अगर बिहार का विकास करना है तो वहां की सड़कों की बात करिए, वहां के पलायन पे बात करिए, वहां रोजगार पे बात करिए। लेकिन ऐसी यात्रा चलाकर ये किस काम की है? किसी बिहार का आदमी का वोट कटने वाला नहीं, क्योंकि देश की राजनीति मैं समझता हूँ बिहार से ही शुरू होती है। वहां का गरीब से गरीब आदमी भी राजनीति को बड़े अच्छे से समझता है, और किसी का वोट कट जाए तो वो सड़कों पर आएगा, लेकिन सड़कों पर एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला होगा जिसका वोट कटा हुआ। वो सभी कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि वहां पे एक भी शख्स ऐसा नहीं होगा जिसका टेस्ट सूची में नाम डाल दिया गया होगा। कोई भी ऐसा मतलब ये तय करते हैं कि बीएलओ किस जाति के होंगे। हालांकि वो अनुराग ठाकुर जी कुछ प्रेस कर रहे थे वो, और उन्होंने कुछ कन्नौज को लेकर के भी कहा। हालांकि हमारे अगर ठाकुर पहले लगा दें, ठाकुर अनुराग कर दें या अनुराग ठाकुर कर दें तो मतलब बदल जाता है। अगर हम यूपी में कहें कि ये ठाकुर अनुराग हैं या कहें अनुराग ठाकुर, तो दोनों का मतलब अलग अलग है। अगर डिलीट हुए हैं वोट समाजवादी पार्टी की वजह से, तो फर्जी वोट डिलीट हुए। विधायक बीजेपी की छिबरामऊ के उनके अपने बूथ पर बहुत फर्जी वोट थे, 200 से ज्यादा हमने डिलीट कराए हैं फर्जी वोटों को। एक उदाहरण दे दिया मैंने आपको, और इसलिए मैं आपको रिसिप्ट दे रहा हूं, होमवर्क आप भी करिए। अभी मैं लौट के दोबारा आ रहा हूं, फिर आपको बहुत प्रिंट आउट दूंगा, विद एफिडेविट दूंगा। हमारी मांग केवल इतनी है, हमारी मांग केवल इतनी है कि एक तो जाति के आधार पर बीएलओ मत लगाइए, जाति के आधार पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर मत बनाइए। आप तय कर लेते हो कि कौन अधिकारी सूट करेगा। आप उत्तर प्रदेश का आंकड़े निकलवाइए आज, और मैं आप सबसे कह रहा हूं, सबसे कि आज आप आंकड़े निकलवाइए कि चुनाव होगा तो किस अधिकारी के अंडर होता है, एडीएम के अंडर। अगर उस एडीएम पूरे उत्तर प्रदेश में अगर एक भी पीडीए के अधिकारी हो तो बता देना आप। आपसे मैं कह रहा हूँ ना, सूची लाइए आप इलेक्शन कमीशन की मानो या हमारी मानो, या आप खोजी पत्रकार बन जाओ। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं कि आप खोजी पत्रकार बने तो बड़े पत्रकार बन जाएंगे। मैं इतना ही मदद आपकी कर सकता हूं। अगर हमारा कहना मानो और अगर आप खोजी पत्रकार बन जाए तो शायद आपका सम्मान भी बढ़ेगा, और इतनी मैं मदद कर सकता हूँ आप बड़े पत्रकार बन जाएंगे। आपको लगता है आपको अपील करनी चाहिए थी, कंप्लेन करनी चाहिए थी? बीएलएस आप लोगों के पास भी होते हैं, अगर कहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, अगर हमारे पास बीएलए नहीं होते तो हम वोट नहीं कटवा पाते जो फर्जी बीजेपी के वोट बने। क्योंकि हमारा वर्कर जो बूथ लेवल पे था वो मेहनत कर रहा था, वोटर लिस्ट से वो निकाल रहा था, और उसने एक विधायिका छिबरामऊ के उसके अपने बूथ पर 200 से ज्यादा वोट डिलीट कराए जो फर्जी। तो अखिलेश यादव को आपने सुना। हमारे मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि अरोड़ा जी से हमने सवाल लिया था। हिमांशु भट्ट जी, आपके पास में आऊंगी। विपक्ष अभी नाखुश है, लगातार वोट चोरी को लेकर जवाब दिया जाए इसकी मांग की जा रही थी। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये तमाम जवाब भी दिए गए और तमाम सबूत भी पेश किए, उसके बावजूद नाखुशी ये नजर आ रही है विपक्षी दलों की। करेगा क्या विपक्ष? और नाखुश होने के अलावा और करेगा क्या? और आप देखिए, हर वक्त जब भी कभी चुनाव होता है ऐसे ना ऐसे मुद्दे ले लेते हैं कि जो प्रजा को स्पर्श नहीं करते। मैं आपको सही बताता हूं कि राहुल गांधी की यात्रा में कितने लोग थे और कितने लोग जुड़ रहे हैं, उसका आप एक दृश्य दिखाइए।
उससे पता चल जाएगा कि उनको जन समर्थन आजकल बिहार में कितना मिल रहा है। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि राहुल गांधी को जब बताया गया कि आप हलफनामा पेश कीजिए या 7 दिन में माफी मांगिए, देखिए आप वो क्या करेंगे। पिछला रिकॉर्ड हम देखें तो चौकीदार चोर है, ये है, वो है, सुप्रीम कोर्ट में जाके आपने माफी मांगी है। उनका रिकॉर्ड तो यही बता रहा है ना कि पब्लिक में आक्षेप करना और फिर आखिर में जब मामला सर्वोच्च अदालत तक जाए तब जाके हाथ जोड़ के माफी मांग लेना। इनकी यह फितरत हो चुकी। देखिए 36-38% वोट या जन समर्थन लेने वाली कांग्रेस आज जब 15-18% के बीच में आ चुकी है, उसकी वजह जो हमें दिखती है वो ये दिखती है बहुत सीधी कि यहां तो आक्षेप, मन गढ़ंत आक्षेप कर रहे हैं ये लोग। उनको ये समझ में नहीं आता कि आपकी पार्टी ने जो अपॉइंट किए थे वो बूथ लेवल एजेंट्स है, उनके हस्ताक्षर किए हुए लोग हैं। वोट चोरी कैसे हो सकती है, ये चीजों को वो जानना नहीं चाहते। भारतीय चुनाव संहिता और भारतीय चुनाव प्रणाली को क्या वो सही तरह से समझते, मेरा तो मूलतः सवाल यह है। उनको क्या यह पता है कि भारतीय चुनाव में पूरे देश के अंदर चुनाव होते हैं तो कम से कम 1 लाख लोग होते हैं जो उनकी पार्टी द्वारा तय किए हुए होते हैं। समाजवादी पार्टी के भी होंगे, कांग्रेस के भी होंगे, बीजेपी भाजपा के भी होंगे। अब वो लोगों के हस्ताक्षर किए हुए नाम चुनाव आयोग ने तो कल बता दिया ना, बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया कि 7.5 करोड़ की जनसंख्या या 6.70 करोड़ की जनसंख्या जो वोटिंग करेगी, उसमें से उनके पास 21,000 लोगों की एप्लीकेशन आई। जबकि ये भाई साहब ऐसे ऐसे चित्र लगा के घूमते हैं कि इनका नाम कट चुका है, ये है, वो है, और वो भाई साहब को, वो नागरिक को बाहर आके बताना पड़ता है। ये जब विसंगतताएं आती है ना, तब विपक्ष के ऊपर लोगों का जो रहा सा विश्वास भी होता है ना, वो उठ जाता है। फिर ये कितनी भी बड़ी यात्राएं क्यों न करें, कितनी भी बड़ी बातें क्यों न करें, लोग उनको समर्थन नहीं देते। और यही चीज हमें दिख रही है जब चुनाव आयोग बाहर आके बोलता है कि ये सच है, तो आम आदमी तो किसकी बात मानेगा? क्या वो राहुल गांधी या यादव परिवार जाके बुमाबूम करेगा उसकी याद करें? और देखिए भाई साहब, ये तो चुनाव आयोग एफआईआर भी कर सकता था, एफआईआर नहीं किया उन्होंने खाली इतना कहा आप हलफनामा दाखिल कीजिए, 7 दिन के अंदर माफी मांगिए, 2 में से 1। शायद चुनाव आयोग उससे आगे कुछ नहीं कर पाता। मगर क्या भारत की सरकार ऐसे लोगों के सामने कदम नहीं उठा सकती? मगर पता है भाजपा को भी कि जब तक राहुल गांधी बिल्कुल पूरे देश में घूम रहे हैं, उनको कोई स्टार प्रचारक की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ही उनके स्टार प्रचारक बने हुए हैं। बिल्कुल, हालांकि तो अभी ऐसे फिलहाल मामलों लोग में भी राहुल हमें गांधी देखने को पर मिलेगा विश्वास नहीं कर कि पा राहुल रहे हैं। ये गांधी तमाम ऐसी सबूत गलतियां पेश करते करने ही के रहे। बाद भी सर मैं आपके पास वापस लौटूंगी। रवि अरोड़ा जी, मैं आपके पास आऊंगी। क्या लगता है राहुल गांधी का आगे क्या रुख रहेगा? क्या वो हलफनामा दायर करेंगे? क्या वो माफ़ी मांगेंगे? एक तरफ जो वो यात्रा लगातार कर रहे हैं, जिस तरीके से हिमांशु भट्ट जी ने भी कहा कि जनसैलाब कुछ खासा बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, कोई खास समर्थन नहीं मिल पा रहा है यात्रा को भी। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी
चुनाव आयोग के किसी भी जवाब को किसी भी प्रकार का जवाब नहीं देंगे, ना ही हल्फनामा देंगे, ना ही जनता देश की आवाम से माफी मांगेंगे। और उनके साथ जो जन समर्थन जितना भी है, यह समझ लीजिए कि आरजेडी के कार्यकर्ता या कांग्रेस के कार्यकर्ता, ये सभी लोग हैं। और ऐसा कुछ नया नहीं होने जा रहा है, क्योंकि आपको बता दूं कि बिहार की जनता बहुत समझदार है। दूसरा, खुद इनके कार्यकर्ता वोट बनवाने में जिनके जो लिस्ट बन रही है उसमें नाम डलवाने में, किसी का नाम कट ना जाए, उसमें लगे हुए हैं। सच्चाई ये है कि ये सिर्फ दो प्रकार की टीमें हैं, एक संसद के अंदर हंगामा करती है, एक विधानसभा में हंगामा करती है, और बाद में मिलकर जो है वहां पे सड़कों पे जनता के बीच में जा रहे हैं। सच्चाई ये है कि इनके लोग दबा के वहां पे वोट बनवा रहे हैं अपने, और ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और एक टीम इनकी ऐसी भी है जो साइबर टीम है, जो लगातार रिसर्च करेगी कहीं पे कोई ऐसा मिल जाए जिस आदमी की डेथ हो चुकी हो या उसका वोट हो, कुछ ऐसा मिल जाए ताकि वो दिखा के देश को गुमराह किया जा सके। सच्चाई ये है कि कभी ये ईवीएम पे आरोप लगाते हैं जी ईवीएम में गड़बड़ी है, कभी ये कहते हैं जी वो वोट चोरी हो रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं इनको मुद्दों से, मतलब आप जनता के बीच में अपना जनाधार खो रहे हैं। आज देश का देखिए, बीजेपी के पास अपना कैडर वोट है, लेकिन जब हमारे मोदी जी की बात होती है, देश के प्रधानमंत्री की बात होती है, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद हिंदुओं के अंदर एक्टिव हो जाता है और लोगों को लगता है कि राष्ट्र के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पे हमें देश के प्रधानमंत्री मोदी को चुनना चाहिए। तो इसीलिए वो सत्ता में आते हैं और अपने दम पर। अगर आज वो लोकसभा में भी जितनी भी सीटें आई, मैं समझता हूँ बीजेपी के दम पे नहीं आई, वो सिर्फ मोदी जी के नाम पर आई। कुछ जगह गलतियां हुई टिकट देने में, जिसकी वजह से जो 400 पार का नारा दे दिया था वो फेल हो गया। लेकिन फिर भी सच्चाई है कि आज भी देश दुनिया के अंदर मोदी जी की जो अहमियत है वो बहुत अच्छी है, और खासकर उनके सामने खड़ा होने के लिए, बड़ा चेहरा बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसा इतना आसान नहीं है राहुल गांधी जी के लिए। और लेकिन ऐसी अनर्गल बातें करके, ऐसे अनर्गल आरोप लगा के, संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगा के, मतलब अगर आपको ईडी बुलाती है तो आप अपने कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतार देते हैं। आप जवाब दीजिए, जनता के बीच में जाइए, मैं मानता हूं, लेकिन जनता को सड़कों पर मत उतारिए। अब फिर वही जनता के बीच में जा रहे हैं, चलो ठीक है मान लिया जाए, लेकिन उसमें एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसका वोट कटा हुआ होगा। मतलब आप ऐसे लोगों की भीड़ लेकर जाइए, हाँ, जिनका वोट कट चुका है या जिनके साथ जिनको अधिकार छीना जा रहा है, तो समझ में आता है, ठीक है जी, इनके साथ 100 आदमी भी हैं, लेकिन ऐसे 10 आदमी भी इनके पास नहीं होंगे जिनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया हो या इस प्रकार की कोई धांधली हुई हो। अरे बड़ा इजी प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस बहुत इजी है। लगातार चुनाव आयोग बार बार कह रहा है इस बात को, वो कह रहा है हमारे पास आई, अभी भी 15 दिन पड़े हैं, लेकिन वहां इन्हें नहीं जाएंगे, इनको जनता के बीच में जाना, क्योंकि इनको जनता को जो है ना एक प्रोपेगेंडा के तहत एक पेश करना है, और खासकर एक वोट बैंक अपना जनाधार बनाने की कोशिश है। लेकिन जनाधार ऐसे नहीं बनते, जनाधार बनते हैं मुद्दों से, जनाधार बनते हैं काम करने से। आपको काम करना पड़ेगा। आप अपने इतिहास को भूलकर आप कह रहे हैं चुनाव आयोग गलती कर रहा है, मतलब आपने अपनी पार्टी का इतिहास, अपने पूर्वजों का इतिहास आप छोड़ चुके हैं, उसको आप समझ नहीं रहे। उसके बावजूद आप एक ऐसे आरोप लगाने जा रहे हैं चुनाव आयोग पर कि चुनाव आयोग को पीसी करनी पड़ती है। मतलब कहीं ना कहीं राहुल गांधी भटक रहे हैं। मुझे लगता है उनको अच्छे सलाहकारों की कमी है जो इस प्रकार के मुद्दों को लेकर वो आवाम के बीच में जा रहे हैं। क्योंकि इसका कोई अगर सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन कल को आता है तो उसमें क्या आएगा, क्योंकि इस प्रकार की कोई गलती होगी तो आएगा। तो चुनाव आयोग हर चीज को खुलकर सामने दे रहा है, चाहे हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, चाहे जनता की बात करें, चाहे वो पीसी कर रहे हैं, हर बात खुलकर कह रहे हैं। बिल्कुल रवि जी, ना केवल राहुल गांधी, लेकिन इसके अलावा अभी हमने अखिलेश यादव को भी देखा था, तमाम सबूत पेश करने की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि तमाम पेपर्स अपने हाथ में लिए हुए हूँ, जब वापस आऊंगा तो एक एक सबूत यहाँ पर पेश करूंगा, अच्छा पत्रकार बनना है तो फौजी पत्रकार बनिए। इस तरह की तमाम बातें वो मीडिया से करते हुए फिलहाल नजर आ रहे थे। हिमांशु जी, वो तो करेंगे ना। मेरा एक सीधा सा सवाल है, अखिलेश जी चलो प्रूफ ले आएंगे, मेरा एक सीधा सा सवाल है यहाँ पर कि राहुल गांधी की बिहार यात्रा का जो रूट है ना, वो रूट के एरियाज आप देख लीजिए, वो एरियाज में किसका वर्चस्व है। अभी देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, कांग्रेस का जन समर्थन जो एक जमाने में 35-37% हुआ करता था, वो घट के ज्यादा से ज्यादा 16 से 18% पर आ गया। और उसमें से भी देखिए, ये आंकड़ों के तथ्य से बाहर निकल रहा है, एक विशिष्ट जन समुदाय का 9-10% तो है। और आप बिहार में यात्रा का रूट देख लीजिए, तो उसके वोटों की मार किसको पड़ेगी? क्या एनडीए को पड़ेगी? क्या चिराग पासवान को पड़ेगी? या फिर तेजस्वी यादव को पड़ेगी? बिल्कुल। राजनीति ये कहती है, ये तो वही वोट है, एक ही वोट है,
क्योंकि राजद भी मुस्लिम यादव वोट के ऊपर अपना काम चलाता है। कांग्रेस को भी मुस्लिम वोट चाहिए और हमारे राहुल गांधी जी की जो यात्रा होगी वही एरिया से होगी, तो इसमें फर्क किसको पड़ेगा? ऐसे ही अखिलेश बाबू को यह समझ में आ चुका है, उनके यहाँ 2027 में है, इस साल तो बिहार में चुनाव है ना। बिल्कुल। और अखिलेश बाबू जब भी कोई बात करते हैं, मैंने ये देखा है, ये एक ऐसा बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु जी, तमाम बेहद अच्छे पॉइंट्स आपने यहाँ पर रेज किए। साथ ही जो रूट आपने यात्रा का बताया, वाकई ये समझ पाना बेहद आसान कि वहाँ पर वर्चस्व किसका कायम। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़कर ये तमाम इंसाइट्स शेयर करने के लिए।